हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पर डेली आपके लिए ज्योग्राफी का संपूर्ण जो सिलेबस होता है उसको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। ठीक है, इस समय हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जितने देश हैं उनकी जो राजधानियां हैं और साथ में जो उनके चारों तरफ जो जल क्षेत्र है जिसे हम लोग वाटर बॉडी कह रहे थे उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जितने पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक है, मरुस्थल हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यूज है, उसके विषय में देख लेते हैं। यहाँ पर टीचर्स एकेडमी पर लक्ष्य फाउंडेशन बैच जो 2025 में जितनी वैकेंसी आएंगी उन सभी के लिए यहाँ पर चीज़ों को चलाया जा रहा है लक्ष्य फाउंडेशन बैच के नाम से, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जितने भी एग्जाम होते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ठीक है, यूके, एलटी, ईएमआरएस, सभी एग्जाम्स के लिए सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं यहाँ अवेलेबल है। आपको करना क्या है, यहाँ पर ये नंबर दिया गया है 9628 95 92 37। ठीक है, इस पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्वतंत्रता बैच है जो पहले से चल रहा है, अगर इसमें भी आपको एडमिशन लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं, जो वैकेंसी आ चुकी हैं, उनके जो एग्जाम होने वाले हैं उनकी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, देखिएगा, हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों को याद किया था, तो आज हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। और आप लोग एटलस हमेशा खोल के बैठिएगा, बिना एटलस के आपको ज्योग्राफी और मैपिंग कभी नहीं आने वाली है। तो हमेशा जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए आप एटलस को साथ में लेके बैठिएगा। ये हम लोग जो आपका एक वाह्य आकृति होती है महाद्वीप की उसको बना रहे हैं, जिसमें हम लोग एक यहाँ पर ऐसे ले आते हैं, गड्ढा बनाते हैं, उसके बाद ऐसे हल्का सा नीचे ले आएंगे, फिर एक हल्का सा भाग निकालेंगे जिसे हम, क्या था इसका नाम, रॉक अंतरिक्ष था, कल हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद नीचे आने पर यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बनता है, उसके बाद 4 छोटे गड्ढे ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, इधर से इस लाइन को हम ऐसे लेके आते हैं और यहाँ पर ऐसे हम लोग मिला देते हैं। ये कुछ कुछ ऐसे। ठीक, और यहाँ पर एक हिस्सा और हम लोग यहाँ पर बना रहे थे, इसको इसको क्या बोलते थे, यह आपका था टेरा डिल फ्यूगो। क्या नाम था, टेरा डिल फ्यूगो था। यहाँ पर पहला देश कौन सा था, कोलंबिया। इसके बगल में था वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ये इतने देश ऊपर थे क्रम से। यहाँ पर कोलंबिया के नीचे यहाँ पर इक्वाडोर था, इक्वाडोर के बगल में यहाँ पर पेरू, पेरू के नीचे यहाँ पर एक देश था जिसका नाम है चिली। क्या नाम था, चिली। यहाँ पर पेरू और चिली के बगल में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है बोलीविया, बोलीविया के बगल में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है पराग्वे। और ये जो गड्ढा है जिसका नाम था रियो डी ला प्लाटा, क्या नाम था, रियो डी ला प्लाटा, इसके ऊपर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे। पराग्वे को हम लोगों ने उरुग्वे से मिलाया था। यहाँ पर ये हिस्सा दो अलग हो जाते थे, ऊपर ये क्या था, ये ब्राजील था और ये अर्जेंटीना। इतने देश हम लोगों ने कल देखे थे। अब यहाँ पर आप लोग प्राकृतिक जो मैप है, ठीक है, उसको खोलिएगा। दो दो मैप होते हैं किसी महाद्वीप जो होते हैं, एक तो आपका पॉलिटिकल मैप होता है, दूसरा प्राकृतिक होता है, फिजिकल मैप होता है। अब फिजिकल मैप में इस साइड आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में ये सागर कौन सा है, ये प्रशांत महासागर है, यह आपका है अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर के तट पर यहां पर आप देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला है। ये कुछ ऐसे पर्वत श्रृंखला ये आ रही है। ठीक है, ये जो पर्वत श्रृंखला है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत। और इसकी जो लंबाई है यह आपकी 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर है। और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहां पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है।
अगर इसके विस्तार की बात देखें कहां कहां इसका विस्तार है, तो ये कोलंबिया में इसका विस्तार है, वेनेजुएला में है, नीचे आपका इक्वाडोर है, बगल में यहाँ पर पेरू है, पेरू से नीचे चिली में है, बोलीविया में है, इधर आपका अर्जेंटीना में है। कुल 7 देशों में इसका विस्तार है। यहाँ पर ब्राजील में इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, 7 देशों में इसका विस्तार है। पूछा जाता है, नाम याद रखिएगा, कौन कौन से देश हैं। कोलंबिया है। अगर मैप, बेसिक मैप आपको बनाना आ गया है तो आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ऐसे यहाँ ऊपर से लेके सीधे नीचे तक आपको लाइन खींच देनी है, अपने आप आपको देश याद हो जाएंगे। कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, बोलीविया है और अर्जेंटीना। इन 7 देशों में इसका विस्तार है। और इसका विस्तार किस डायरेक्शन में है, तो उत्तर से दक्षिण में है। ठीक है, यह ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण में यह विस्तृत है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व पश्चिम में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो अपना हिमालय है। अपना हिमालय जो है उसका विस्तार कैसे है, पूर्व पश्चिम में है। लंबाई में भले इससे छोटी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पूर्व पश्चिम विस्तार में सबसे लंबी कौन सी है, तो हिमालय है। और यह कैसी है, यह उत्तर दक्षिण में है। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसमें कुछ चोटियां हैं। कौन कौन सी चोटियां हैं, आप लोग एटलस में देखिएगा। यहां पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यह है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर में 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मैं यहां पर नंबरिंग कर दे रहा हूं 1 और 2। ठीक है, और नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक का नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, ये जो कोटोपैक्सी चोटी है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है, मतलब यहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। कहां पर स्थित है, किस देश में है, तो आप कहेंगे इक्वाडोर में है। किस पर्वत पर है, तो आप कहेंगे एंडीज पर्वत पर यह अवस्थित है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे एक चोटी और है। ये जो चोटी है इसका नाम है चिम्बोराजो। चिम्बोराजो चोटी। ठीक है, सबके आगे आप पीक लगा सकते हैं। ये चिम्बोराजो चोटी है, इसकी ऊंचाई कोटोपैक्सी से अधिक है, लेकिन यहां पर क्या ज्वालामुखी उद्गार नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह आप कहलाएंगे चिम्बोराजो है। अब इसकी खासियत, एक खासियत और है। जैसे अगर हम लोग देखें कि फुटबॉल एक है, ठीक है, तो फुटबॉल में चारों तरफ जो सरफेस है वो एक बराबर होता है, लेकिन ऊपर आप देखते होंगे एक हल्का सा पॉइंट निकला होता है, वह सभी सरफेस से हल्का सा निकला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल का सबसे बाहरी बिंदु क्या होगा, तो आप कहेंगे वो जो बिंदु है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल में यहां पर मान लीजिए हल्का कोई बिंदु यहां पर प्लास्टिक निकला हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि इस फुटबॉल का सबसे बाहरी बिंदु कौन सा है, तो यहां पर हम लोग सेंटर से नापेंगे, तो सेंटर से सबसे बाहरी बिंदु यही दिखेगा, यही दिखेगा। अगर हम पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी का सबसे बाहरी बिंदु कौन सा है, पृथ्वी का सबसे बाहरी बिंदु कौन सा होगा, तो उसके केंद्र से हम लोग नापेंगे कौन सा बिंदु ऐसा होगा जो सबसे बाहरी है। तो यहां पर निश्चित तौर पर पृथ्वी के ऊपर क्या है, पर्वत चोटियां हैं। तो पर्वत चोटियों के जो शिखर होंगे कहीं ना कहीं यही सबसे बाहरी बिंदु होंगे। और कौन से पर्वत का जो शिखर होगा सबसे बाहरी होगा, तो याद रखिएगा पूरी पृथ्वी पर जो चिम्बोराजो की चोटी है, जो चिम्बोराजो की चोटी है, यह पूरी पृथ्वी का सबसे बाहरी बिंदु है। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दें, अगर पूछा जाए बाहर से, बाहर क्या है, चांद सितारे हैं, तो ऊपर सूरज है। अगर पूछा जाए सूरज से सबसे नजदीक बिंदु, सूरज से सबसे नजदीक बिंदु पृथ्वी का कौन सा है, तो आप किसे कहेंगे, आप कहेंगे चिम्बोराजो की चोटी जो पृथ्वी का सबसे बाहरी बिंदु है, वह सूरज से सबसे पास का बिंदु कहलाएगा। ठीक है, इसकी खासियत समझ में आ गई। तो दोनों चोटियां याद रखिएगा, एक कोटोपैक्सी है, चिम्बोराजो है, दोनों कहां है, इक्वाडोर में अवस्थित है, एंडीज पर्वत पर। इससे नीचे आएंगे, अगला जो देश है, अगला देश कौन सा है, तो यहां पर आपका है पेरू है। तो पेरू में भी आपको 2 चोटियां याद रखनी है। पेरू में यहां पर आपको 2 चोटियां याद रखनी है। एक ये जो चोटी है इसका नाम है हुआसकरण। इसका नाम क्या है,
हुआसकरण। और जो नीचे वाली चोटी है इसका नाम है मिष्टी। ये जो नीचे वाली है इसका क्या नाम है? मिष्टी। अब इन दोनों की खासियत क्या है? मिष्टी, अगर मिष्टी की बात करें तो मिष्टी एक सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है और कहां पर अवस्थित है? पेरू में है। और वहीं हुआसकरण की बात करें तो हुआसकरण की जो ऊंचाई है इन चारों चोटियों में सबसे ऊंची है, ठीक है। तो अगर हम पूरे एंडीज को उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करते हैं तो उत्तरी एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाएगी? हुआसकरण कहलाएगी, ठीक है। हुआसकरण आपकी कहलाएगी। और एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है हुआसकरण से। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप लोग क्या कहेंगे? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसकी लोकेशन कहां है? हिमालय पर है, नेपाल में पड़ेगा। तो नेपाल में है तो कहीं ना कहीं आप कर्क रेखा के ऊपर है, ठीक है। तो कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा ये जो हुआसकरण है यह उष्णकटिबंधीय रीजन में अवस्थित है क्योंकि विषुवत रेखा के पास में है। और यह यहां पर अवस्थित उष्णकटिबंधीय रीजन में अवस्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। तो दोनों की खासियत आप लोग याद रखिएगा, मिष्टी और हुआसकरण की। इसके बाद और नीचे आने पर यहां पर आपको दो चोटियां और याद रखनी है। अब यहां पर एंडी जो पर्वत है इसका विस्तार कहां पर है? तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। यहां पर अर्जेंटीना में है तो देखिए दोनों की सीमा पर ही है, लेकिन इसका जो पीक है ये कहां पर पड़ता है? तो यह पड़ता है अर्जेंटीना में। अगर आपसे पूछा जाए किसी जो यहाँ पर चोटियां हैं ये कहां पर अवस्थित है, किसी एक देश का नाम लीजिए तो आप लोग हमेशा अर्जेंटीना का नाम लीजिएगा। अगर पूछा जाए किन किन देशों में विस्तार है तो चिली और अर्जेंटीना दोनों में है। नाम क्या है? ये जो पांचवी चोटी है इसका नाम है ओजास डेल सलाडो। इसका नाम है ओजास डेल सलाडो। और जो पांचवी चोटी अगली 6 नंबर की जो चोटी है इसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ। अब इसमें इनकी खासियत क्या है? एकांकागुआ जो चोटी है 6 नंबर की, यह इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। किस देश में है? तो अर्जेंटीना में अवस्थित है। और यह आपकी एंडीज की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और जो ओजास डेल सलाडो है यह एक शुष्क ज्वालामुखी है। शुष्क मतलब आप शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि काफी दिनों से इसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, कई सौ सैकड़ों सालों से इसमें उद्गार नहीं हुआ है। और जिस दिन इसमें अगर उद्गार हो जाता है तो इसकी जो ऊंचाई है यह आपकी कोटोपैक्सिस से अधिक है। इसकी जो ऊंचाई है कोटोपैक्सिस अधिक है। तो यहां पर जब इसमें उद्गार हो जाएगा तब यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी कहलाएगी। लेकिन वर्तमान में कौन सी है? कोटोपैक्सी है। तो यहां पर पहले उद्गार हुआ था लेकिन इस वर्तमान में शांत है। और कोई भी ज्वालामुखी जब शांत होता है तो कहीं ना कहीं इसका जो मुख होगा एक गड्ढे के रूप में यहां पर होगा। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। और जब भी यहां पर इस क्रेटर में जब वर्षा होगी तो पानी एकत्रित होगा। और जब इसमें पानी एकत्रित होगा तो ये जो गड्ढा है कहीं ना कहीं झील का रूप ले लेगा। और जब यह झील का रूप ले लेगा तो ऐसी झील को क्या बोलते हैं? तो ये इसका नाम क्रेटर है तो ऐसी झील को क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील इसे कहते हैं। और अगर ये जो क्रेटर झील है धीरे धीरे अपर्दन के कारण इसका जो मुहाना है, इसका जो क्षेत्र है, अगर ये बड़ा हो जाए, ठीक है, इसका क्षेत्र क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो इस झील को या इस मुहाने को क्या बोलते हैं? कॉल्डेरा कहते हैं। ठीक है, कॉल्डेरा कहते हैं। तो ज्वालामुखी के सकरे मुख को क्या बोलेंगे? क्रेटर बोलेंगे। वहीं ज्वालामुखी के बड़े मुख को क्या बोलेंगे? कॉल्डेरा बोलते हैं। तो यहां पर ये जो ओजास डेल सलाडो है इसके ऊपर इसकी चोटी में
किसका निर्माण हुआ है? तो क्रेटर झील का यहां पर निर्माण हो गया है। क्लियर है सभी को? तो इतनी चीज आप लोग एंडीज पर्वत में याद रखिएगा। एंडीज पर्वत की जो लंबाई है 7,200 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कितने देशों में इसका विस्तार है? तो 7 देशों में इसका विस्तार है। और इस पर कुछ चोटियां हैं, कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, हुआसकरण, मिस्टी, जास डेल सलाडो और एकांकागुआ। इनकी अलग अलग खासियत मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिएगा, इसके बगल में ये देश कौन सा है? तो ऊपर से शुरू करेंगे, कोलंबिया है, ये है इक्वाडोर है, पेरू है, नीचे चिली है, और ये क्या है? बोलीविया। ठीक है, ये जो बोलीविया है, यहां पर एक पठार है जिसका नाम है बोलीविया का पठार। अब उसकी क्या खासियत है उसको हम लोग देखेंगे। देखिएगा, अब हमको बोलीविया में उस पठार को दिखाना है, बोलीविया के पठार को, इसलिए हम लोग बोलीविया का जो भाग है उसको थोड़ा बड़ा दिखाएंगे। ठीक है, ये ऊपर के देश हो गए, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। यहां पर है इक्वाडोर, ये है आपका पेरू, यहां पर क्या है? ये चिली है। अब यहां पर हम बोलीविया को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमको क्या दिखाना है? यहां पर हमको इसके पठार को दिखाना है। इसको हमने बड़ा दिखा दिया। अब यहां पर जो देश है, पराग्वे है, ये उरुग्वे है, इसको हमने छोटा छोटा कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये जो बोलीविया है, यहां पर एक पठार है जिसका नाम है बोलीविया का पठार। ठीक है, ये मैंने इसको भैया से बना दिया, ये मान लीजिए बोलीविया का पठार हो गया। इसका विस्तार कहां है? तो यह एंडीज पर्वत के मध्य में अवस्थित है। जैसे ये आपका, ये आप यहां पर इसमें हम लोग देखेंगे तो यहां से लेके ऐसे एंडीज पर्वत है ये। तो यहां पर एंडीज पर्वत ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक श्रृंखला है, कई श्रृंखलाएं हैं। तो इन कई श्रृंखलाओं के मध्य में, ऐसे कई श्रृंखलाओं के मध्य में यहां पर आपका बोलीविया का पठार ऐसे अवस्थित है। और पठार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका सिंपल हम लोग पठार जिसे बोलते हैं कि वह सामान्य धरातल से ऊपर उठा हो और जिसका शिखर कैसा हो? सपाट हो। जिसका शिखर सपाट हो और इसके जमीन से हल्का उठा हो उसे क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। और जिसका शिखर नुकीला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत या चोटी बोलते हैं। तो एक तो सामान्य पठार होता है। अगर 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में, 2 पर्वत श्रेणियां हैं मान लीजिए बीच, यहां पर ऐसे 2 पर्वत श्रेणियां हैं और इनके बीच में कोई ऐसा पठार हो जो सारी खासियत रखता हो पठार की, तो ऐसे पठार को अंतःपर्वतीय पठार बोलते हैं। अंतःपर्वतीय मतलब 2 पर्वतों के बीच में। और अगर कोई ऐसा पठार है जो किसी एक पर्वत के बगल में ही अवस्थित है, एक पर्वत, कोई पर्वत है उसके बगल में अवस्थित है, तो ऐसे पठार को क्या बोलते हैं? गिरपदीय पठार बोलते हैं। गिरपदीय मतलब, गिर मतलब पर्वत, पदी मतलब उसके पद पर अवस्थित पठार। ठीक है, तो एक सामान्य पठार हो गया, एक अंतःपर्वतीय पठार हो गया, एक गिरपति। ठीक है, तो ये जो बोलीविया का पठार है ये कैसा पठार है? तो यह एक अंतरा पर्वतीय पठार है, 2 पर्वतों के बीच में यह अवस्थित है। अब ये जो पठार है, ठीक है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? नाम मैं लिख देता हूं, बोलीविया। बोलीविया का पठार। ये जो पठार है यहां पर टिन के भंडार पाए जाते हैं। किसके? टिन के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका विस्तार कहां है? तो इसका पेरू और बोलीविया में इसका विस्तार है। यहां पर एक झील है, यहां पर एक झील है, ये ऐसे यहां पर अवस्थित है। ये जो झील है ये बहुत ही फेमस झील है। इसका नाम है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील। और यह झील विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित
एक नौगम्य झील है। ठीक है, कैसी है? नौगम्य झील है, यहां पर नाव चलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आप क्रेटर झील का नाम लेंगे। क्यों? क्रेटर झील तो सबसे पर्वत की चोटी पर है, लेकिन वहां पर नाव नहीं चलेगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम झील कौन सी है, तो याद रखिएगा टीटीकाका झील इसे कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे हनीमून लेक भी बोलते हैं। हनीमून लेक के नाम से भी यह जाना जाता है। इसी बोलीविया के पठार में दो झीलें और हैं। एक झील यहां पर अवस्थित है और एक यहां नीचे दक्षिण में है। ये जो इस साइड वाली है, जो दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, इसका नाम है पोपो झील। इस झील का नाम क्या है? पोपो झील। और ये जो नीचे वाली झील है, इसका नाम है रेड लैगून झील। रेड लैगून झील। अब यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि लैगून है तो कहीं ना कहीं सागर के तट पर होगा, लेकिन इसका नाम है रेड लैगून। और कहां पर अवस्थित है? पठार पे अवस्थित है। तो ये तीनों झील कहां पर अवस्थित हैं? बोलीविया के पठार में। आप लोग याद रखिएगा आज से। क्लियर है सभी को? ये हो गया आपका बोलीविया का पठार। इसके बाद इसी एंडीज पर्वत, देखिए एंडीज पर्वत के बगल में ये यहां पर है आपका एंडीज पर्वत, ठीक किनारे। यहां पर है बोलीविया का पठार है। यहां पर आप झील देख सकते हैं। यहां पर ये है टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील या बोलीविया के पठार के इधर कौन सा पर्वत है? एंडीज ही पर्वत है, क्योंकि बीच में ये अवस्थित है। यहां किनारे पर प्रशांत महासागर के तट के किनारे, ठीक है, दक्षिणी पेरू, ये पेरू है, तो पेरू का जो दक्षिणी हिस्सा है और ये जो चिली है, चिली का जो उत्तरी हिस्सा है, तो यहां पर एक मरुस्थल पाया जाता है। ऐसे यहां पर एक मरुस्थल पाया जाता है। इस मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। आप लोग मैप में देखिएगा, वहां पर जो प्राकृतिक मैप है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसकी खासियत क्या है उस पर हम लोग आते हैं। देखिएगा यहां पर है ये, और यहां पर देखिए एक शहर भी लिखा हुआ है एरिका। एरिका यहां पर एक शहर भी लिखा हुआ है। उसकी क्या खासियत है उसको भी, उस पर भी हम लोग आएंगे। इसको हम लोग अपने मैप में बनाएंगे, देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए कोई भी मैप फिगर है, जब तक उसको अपने तरीके से आप नहीं बनाएंगे तब तक आपकी जो मैपिंग है वो स्ट्रांग नहीं होगी। क्योंकि देखने में तो यहां पर अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे मैप कठिन होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है, भूल भी जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मैप में चीजों को दर्शा लेते हैं और वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगी। कोलंबिया है, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इक्वाडोर, पेरू, चिली। ठीक है, अब यहां पर हमको यहाँ अटाकामा मरुस्थल दिखाना है, इसलिए हम उसको बड़ा बनाएंगे। और यहाँ पर अब इनका काम नहीं है, तो इनको हम लोग छोटे छोटे भागों में से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यह है आपका अटाकामा मरुस्थल। अगर इसकी हम लोकेशन देखें, यह आपका कहां पड़ता है, तो यह 10 अक्षांश यहां पर है, यहां नीचे 30। ठीक है, तो 10 अक्षांश से लेकर 30 अक्षांश के मध्य में और महाद्वीप के पश्चिम में अवस्थित है। इस अक्षांश के मध्य में कौन सी हवा चलती है? तो मैंने अभी हम लोगों ने जब पढ़ा है जलवायु प्रदेश, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि 10 से 30 में वर्ष भर पछुआ पवन का प्रभाव रहता है, सॉरी पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है। ठीक है, और जब यहाँ पूर्वा पवन चलेगी इधर से, तो पूर्वा पवन के कारण सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो महाद्वीप के पूर्वी भाग में होगी। उसके बाद जैसे हवाएं इधर आएंगी, पश्चिम में आएंगी, इनके द्वारा जो वर्षा की मात्रा होती है उसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा में कमी पूर्व से पश्चिम होती है।
और ये जो हवाएं होती हैं जैसे यहाँ तक पहुंचती हैं, इनके अंदर की जो मॉइस्चर होती है वो समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नमी, यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है यह 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और किसी भी क्षेत्र में अगर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर किसका विकास हुआ है? तो मरुस्थल का विकास हुआ है। किसी भी महाद्वीप में आप ऐसे लोकेशन पे जाएंगे 10 से 30वें महाद्वीप के पश्चिम में, आपको हर जगह मरुस्थल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां पर आपका विक्टोरिया मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है। आप अपने यहाँ देखिए थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल देख लीजिए, कालाहारी मरुस्थल देख लीजिए। यहाँ पर आपका बाजा मरुस्थल यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। मोजावे मरुस्थल है। तो इन मरुस्थलों का विकास होता है। इसके अलावा जो अटाकामा मरुस्थल है, इसके मरुस्थल होने के पीछे कुछ और भी गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं। जैसे यहां पर एक धारा चलती है, यहां पर एक जलधारा ऐसे प्रवाहित होती है, ऐसे आती है। इस जलधारा का नाम है हम्बोल्ट एवं पेरू की ठंडी जलधारा। और कहीं पर भी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है तो इसके कारण उस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और तापमान किसी क्षेत्र का अगर कम हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और जब हाई प्रेशर यहां पर डेवलप होगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हवाओं का अवतलन स्टार्ट हो जाता है, हवाएं ऊपर से नीचे आने लगती हैं। और जहां पर भी हवाओं का अवतलन होता है वहां पर वर्षा के लिए प्रतिकूल दशा का निर्माण भी होता है, विकास भी होता है। तो यहां पर वर्षा के लिए प्रतिकूल दशा का विकास हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है? यहां वर्षा नहीं होती है। तो यही रीजन है कि जो अटाकामा मरुस्थल है यह विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? ये आपका अटाकामा मरुस्थल है। क्लियर है? ये जो मरुस्थल है प्राचीन समय में यहां पर एक पक्षी रहा करता था। ये जो पक्षी का नाम क्या था? एल्बेस्ट्रास पक्षी। एल्बेस्ट्रास पक्षी, ठीक है। ये पक्षी यहीं रहा करता था अटाकामा मरुस्थल में। इसके पीछे कहानी है, कहानी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है, जब यहाँ पर ये तो हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा आ रही है और यहाँ पर समुद्र से नीचे, समुद्र में नीचे से ऊपर यहाँ पर एक करंट चलती है जिसका नाम है अपवेलिंग ऑफ करंट, ठीक है। उसको हम लोग बाद में समुद्र विज्ञान में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर विषुवत रेखा धारा जाती है जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के तट पर जाने के बाद यहाँ से, हाँ, यहाँ से कहाँ जाएगी? आपकी ऑस्ट्रेलिया के तट पर जाएगी और पुनः नीचे से यहाँ तक एक धारा चलती है जिस उधर वहां पर आपकी डाउन वेलिंग चलती है और यहाँ पर क्या होती है? अपवेलिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? सतह पर पोषक जो तत्व होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसके लिए यहाँ पर मछलियां जो हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और ये जो एल्बेस्ट्रास पक्षी हुआ करता था, इनका प्रिय भोजन क्या थी? तो यहाँ पर मछलियां थी। मछलियां अधिक मात्रा में यहाँ पर पाई जाती थी और ये इसी मरुस्थल में ये लोग क्या पक्षी जो थे ये यहीं रहते थे, अपना भोजन करते थे, फिर यहाँ कर रहते थे। और जो इनका मल होता था, इनके मल को क्या बोलते थे? गुयानो। इनके मल को क्या बोलते थे? गुयानो बोलते थे। और जब ये मछली खाएंगे तो ये जो गुयानो होता था ये काफी नाइट्रोजन से उपयुक्त प्रचुर मात्रा में होता था, ठीक है। और उस समय क्या था कि इतने जो खाद थे, केमिकल खाद होती उनका विकास नहीं हुआ था। तो यहाँ के जो कृषि करने वाले लोग होते थे तो यहाँ पर आते थे और इसके जो गुयानो था, जो इसका मल था, इसका उत्खनन करते थे। धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो पक्षी था ये विलुप्त होता गया और यहाँ से लगातार नाइट्रोजन जो उर्वरक थे उसका उत्खनन करते करते यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इसकी कमी होने लगी। जब यहाँ अधिक मात्रा में उर्वरक थे तो यहाँ पर मजदूरों के कई आवास बनाए गए, मजदूरों को रहने के लिए यहाँ पर कई आवास बनाए गए। नाम क्या क्या थे देखिएगा।
यहां पर 4 शहर आपको याद रखने हैं चिली में। एक का नाम है एरिका, एरिका। दूसरा है इक्विके, इक्विके। एक है आपका चुक्कीकमाटा, चुक्कीकमाटा। और एक है एंटीफोगास्टा, फोगास्टा। ये कुछ शहर यहां पर बसाए गए थे। किस लिए बसाए गए थे? इसी नाइट्रोजनिक उर्वरक का उत्खनन करने के लिए। जब यहाँ पर नाइट्रोजनिक उर्वरक की कमी होने लगी तो फिर से ये जो शहर थे कैसे होने लगे? खाली होने लगे, लोग यहाँ से पलायन करने लगे। तो एक बार तो रोजगार मिला, यहाँ पर आके बसे, लेकिन जब ये इसको खाली करने लगे तो ऐसा तो है नहीं घर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस समय जाएंगे तो बहुत ढेर सारे आपको घर यहाँ पर खाली देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो एरिका शहर बसाया गया था वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं घोस्ट टाउन। भूतिया शहर के नाम से वर्तमान में इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग रहते नहीं है। इसके अलावा जो इक्विके है ये भी किस लिए प्रसिद्ध है? तो नाइट्रोजनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ये चुक्कीकमाटा है, ये चुक्कीकमाटा भी यहीं पर अवस्थित है आपका अटाकामा मरुस्थल में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबे के भंडार के लिए, भंडार के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक तांबे के भंडार यहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विश्व की तांबे की राजधानी। एंटी जो चुक्कीकमाटा है, चुक्कीकमाटा को क्या बोलते हैं? विश्व के तांबे की राजधानी। और जो एंटीफोगास्टा है ये भी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भाई इसके बगल में है, तो ये भी तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो ये 4 शहर आप लोग याद रखिएगा अटाकामा मरुस्थल के पास, एरिका, इक्विके, एंटीफोगास्टा और चुक्कीकमाटा और एंटीफोगास्टा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका अटाकामा मरुस्थल। यहां पर नीचे आने पर, जैसे यहाँ पर ये निचला हिस्सा है आप देख रहे होंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो ऐसे ही आपका आता है एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत के पूरब में यहाँ पर एक मरुस्थल है। यहाँ पर आप देखेंगे एक मरुस्थल है। ये जो मरुस्थल है इसका नाम है पैटागोनिया का मरुस्थल। इस मरुस्थल का क्या नाम है? पैटागोनिया, पैटागोनिया का मरुस्थल। क्लियर है? तो इसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या खासियत है इसकी। ठीक है, इसको आप लोग बनाते हुए चलिएगा, फिगर को, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखते हुए चलिएगा। देखिएगा ये यहां पर अवस्थित है। यहां पर अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो यहां पर इसकी लोकेशन है 45 अक्षांश से लेकर 45 अक्षांश साउथ दक्षिण गोलार्ध में है और 60 अक्षांश के मध्य में यह अवस्थित है। और इस अक्षांश में हवा कौन चलती है? यहां पर पछुआ पवन चलती है। वर्ष भर किस पवन का प्रभाव रहता है? तो पछुआ पवन का प्रभाव रहता है, पछुआ पवन का प्रभाव रहता है। तो यहां पर वर्षा की जो मात्रा होती है उसमें कमी पश्चिम से पूरब होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जब हवा ऐसे चलती है और अपने साथ नमी लेके चलती है तो यहां पर जैसे यह महाद्वीप में पहुंचेगी तो ये वर्षा करने लगती है। तो चिली में इसके द्वारा बहुत वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही सामने यहां पर एंडीज पर्वत दिखता है तो ये क्या करती है? इस पर्वत पर चढ़ना स्टार्ट करती है। और कुछ दूर चढ़ने के बाद क्या होता है कि यह यहां पर एडियाबैटिक शीतलन के कारण यहां पर जितनी नमी होती है सभी वर्षा के रूप में यहां पर एंडीज पर्वत के पश्चिम भाग में हो जाती है। और जब यह हवा ऊपर चढ़ के पुनः इस वाले क्षेत्र में आती है तो यहां पर इस समय इसकी हवा में मॉइस्चर खत्म हो जाती है। और मॉइस्चर खत्म होने के कारण ये जो क्षेत्र है पैटागोनिया वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या होती है? वर्षा नहीं हो पाती है। और वर्षा नहीं होगी तो ये कैसा क्षेत्र हो जाएगा? तो यह क्षेत्र आपका मरुस्थली हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थली क्षेत्र। तो ये पैटागोनिया जो है, पैटागोनिया
यह एक पठार है, याद रखिएगा, एक पठार है। कैसा पठार है? तो गिरपदीय पठार है, एंडीज पर्वत के पद पर यह अवस्थित है। तो यह गिरपदीय पठार है, ठीक है। अब यहां पर वर्षा क्या हो रही है? वर्षा नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। वर्षा कम होने के कारण ये क्या है? यह मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब जहां मरुस्थलीय क्षेत्र होगा तो वहां पर कैसा व्यवसाय होगा? पठारी क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहां पर पशुपालन व्यवसाय अधिक मात्रा में होगा। तो यहां पर पशुपालन व्यवसाय अधिक मात्रा में होता है। और ये क्षेत्र अधिकतर, इसका विस्तार कहाँ है? अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना पशुपालन व्यवसाय में किसमें है? नंबर 1 पे है। भेड़ पाली जाएगी, झाड़ियां कौन खाएगा? भेड़ बकरियां खाएंगी, इसलिए ऊन उत्पादन में भी किसका अच्छा स्थान रहता है? तो अर्जेंटीना का भाई अधिक स्थान रहता है, उच्च स्थान रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैटागोनिया का मरुस्थल या पठार हो गया। अब यहां पर जो क्षेत्र है, प्राचीन क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहां पर अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? खनिज भंडार पाए जाते हैं, खनिज भंडार पाए जाते हैं। तो खनिज भंडार की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो पैटागोनिया का मरुस्थल ही है या पठार ही है। यहां पर सर्वाधिक खनिज भंडार पाए जाते हैं। लेकिन कई एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि जो पैटागोनिया का मैदान है, या यहाँ पर एक यहाँ पर पठार और है जिसका नाम है ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ पर सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग जो है, जो परीक्षा कराता है, उसमें पैटागोनिया के पठार को सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र बोलता है। लेकिन जितना आपका ये पीसीएस आयोग है, ठीक है, स्टेट आयोग, उसमें क्या होता है? यह आपका ब्राजीलियन हाईलैंड जो है, इसको सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र मानता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, दोनों जगह पर खनिज भंडार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आयोग है, आयोग यूपी पीसीएस जो है इसको मानता है, और लोक सेवा आयोग इसको मानता है, ठीक है। यहां पर हो गया पैटागोनिया का पठार हो गया। अब हम लोग ब्राजीलियन हाईलैंड को देख रहे हैं, तो इसको भी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या खासियत है। हाइंड डालिएगा ब्राजीलियन हाईलैंड या ब्राजील की उच्च भूमि। देखिएगा, यह है ब्राजील। तो ब्राजील के पूरब में ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ऐसा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। और इस पठारी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ब्राजीलियन उच्च भूमि या ब्राजीलियन उच्च भूमि या ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो पठार है, इसका अगर हम विस्तार देखें तो यह विस्तार यह विषुवत रेखीय क्षेत्र में है और मानसूनी क्षेत्र में है। 10 से 30 की महाद्वीप के पूर्व में कौन सी जलवायु दशा पाई जाती है? मानसूनी पाई जाती है। और इसकी जो लोकेशन है, कहीं ना कहीं आपका विषुवत रेखा के पास में है। तो यहां पर विषुवत रेखा के पास और मानसूनी जलवायु दशा होने के कारण वर्षा की जो मात्रा होती है वह अधिक मात्रा यहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो यहां वर्षा पर्याप्त होती है। वर्षा 250 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं, या 200 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। और साथ में निम्न अक्षांश पे होने के कारण तापमान भी कितना कैसा है? तापमान भी यहां पर उच्च बना रहता है। और ये जो क्षेत्र है, जो हाईलैंड हम इसको बोल रहे हैं, प्राचीन समय में क्या था? ये एक ज्वालामुखी था। और यहां पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इसमें बेसाल्ट लावा का प्रवाह हुआ, ठीक है। यहां से कौन सा लावा निकला था? बेसाल्ट लावा निकला। और ये जो वर्तमान में यहां पर ये ज्वालामुखी था, उसके अस्तित्व नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन बेसाल्ट लावा वर्तमान में यहां पर है। और ये कैसी मृदा होती है? यह अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा होती है। और इसका एक स्पेशल नाम भी है, जिसका नाम है टेरारॉक्सा मृदा, ठीक है, टेरारॉक्सा मृदा। और ये जो मृदा है, यह किसके के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो यह आपकी कहवा, जिसे हम लोग कॉफी बोलते हैं, कहवा की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो वर्षा भी अधिक मात्रा में है, तापमान भी है,
अम्लीय मृदा भी है और पठारी क्षेत्र है, जिसकी वजह से ढाल प्रवण भूमि, मतलब पानी यहाँ पर टिकने नहीं पाएगा, सारा पानी क्या होगा, बहता जाएगा। तो ढाल प्रवण भूमि भी है। और ऐसा जो क्षेत्र होते हैं वहां पर किसकी खेती होती है, चाय की खेती होती है, नहीं तो कहवा की खेती होती है। यही रीजन है कि जो ब्राजील है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर कॉफी की कृषि की जाती है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन भी ब्राजील से होता है। लेकिन अगर हम लोग उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता यहां पर कम है। सर्वाधिक उत्पादकता कहां है, तो कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया। उत्पादकता मतलब क्या होता है, किसी भी एक इकाई क्षेत्र में या एक हेक्टेयर क्षेत्र में कितनी ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली जा सके, उसे उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्षेत्र अधिक है, यहां पर उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन उत्पादकता कहां की अधिक है, कोलंबिया की अधिक है। क्लियर है। अब यहां पर कॉफी की कृषि की जाएगी। अब कॉफी की कृषि की जाएगी तो कॉफी संबंधित कुछ यहां पर पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले ब्राजील में समझेंगे, ब्राजील में क्या क्या स्थान है। तो कॉफी के यहां पर बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं। तो इन बागानों को क्या बोलते हैं, इन बागानों को फेजेंडा बोला जाता है। इन बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा बोलते हैं। यहां पर एक स्थान है, देखिएगा मैप में, यहां पर लिखा नहीं है, यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है साओ पोलो। ठीक है, क्या नाम है, साओ पोलो। अब सारे कहवे को जो बागान होते हैं, उन सभी जो कहवा कॉफी एकत्रित किया जाता है उसको कहां लाया जाता है, साओ पोलो लाया जाता है। अब साओ पोलो लाया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, मंडी कहलाएगी। किसकी मंडी कहलाएगी, कहवा की मंडी। इसलिए साओ पोलो को क्या बोलते हैं, कहवा मंडी बोलते हैं। अब इस कहवा मंडी से, ठीक है, अब सारे कहवे को क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। ठीक है, सभी कहवे को क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। तो इसके लिए ऐसा, तो यहां पर एक अलग से स्पेशल रेलवे लाइन बिछाई गई है, अलग से एक स्पेशल रेलवे लाइन बिछाई गई है, जिसे हम लोग बोलते हैं कहवा रेलवे, कहवा रेलवे। इसके अलावा यहां पर एक बंदरगाह है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। यहां पर एक आपका, जहां से इसको निर्यात किया जाता है, चलिए उसको नाम देखते हैं, रियो डी जेनेरियो जो है, ठीक है, शायद उसी को बोलते हैं, उसको हम लोग नाम देख लेते हैं क्या है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये जो कहवा है, कहवा की कई प्रजातियां हैं। तीन प्रजातियां मुख्य रूप से देखी जाती हैं। कौन कौन सी हैं, एक है आपका अरेबिका कहवा, कहवा, इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, ब्राजील में होता है। इसके अलावा कोलंबिया में होता है। भारत में भी अरेबिका कहवा का उत्पादन किया जाता है। एक कहवा है रोबेस्टा, रोबेस्टा, रोबेस्टा। अब अन्य देशों में जहां पर कहवा का उत्पादन किया जाता है वहां पर यह द्वितीय क्वालिटी का कहवा माना जाता है, रोबेस्टा, इसकी कृषि की जाती है। एक होता है मोचा कहवा, एक होता है मोचा कहवा, इसकी जो कृषि होती है थर्ड क्वालिटी का कहवा कहते हैं, और इसका उत्पादन कहां होता है, यमन में, यमन में। ठीक है, इसके अलावा दो प्रकार के कहवे और होते हैं, एक होता है लाइबेरिया कहवा, एक होता है लाइबेरिया कहवा। इसका उत्पादन कहां होता है, तो लाइबेरिया में, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है लाइबेरिया।
और एक कहवा और होता है ब्लू माउंटेन कहवा। एक कहवा होता है ब्लू माउंटेन कहवा। इसका जो उत्पादन होता है ये जमैका में होता है। कहाँ है? जमैका में है। क्यूबा के बगल, क्यूबा जो कहाँ पर है? क्यूबा आपका कैरेबियन सागर में है। उसके नीचे आप देखेंगे एक द्वीप है जिसका नाम है जमैका है। ठीक है, द्वीपीय देश है जमैका। और यहाँ पर जो कहवा होता है इसका क्या नाम है? ब्लू माउंटेन कहवा। क्लियर है? संतोष जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ सेंटोस आपने याद दिला दिया। यहां पर जो बंदरगाह है सेंटोस है। ठीक है, सेंटोस यहां पर देखिए कहीं लिखा होगा, ये साओ पोलो है, रियो सेंटोस। यहीं पर एक बंदरगाह है सेंटोस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कहवा पोर्ट। ठीक है, सेंटोस क्या है? कहवा पोर्ट इसे बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये कॉफी के विषय में ये पांचों नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड में आप देखेंगे यहां पर इसके जो ये पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, इसके जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहां पर कुछ झाड़ियां पाई जाती हैं। यहां पर कुछ झाड़ियां पाई जाती हैं ऐसे। ठीक है, इसे बोलते हैं कैंपोज। ठीक है, इनका नाम क्या है? कैंपोज कटिंगस। कैंपोज कटिंगस नाम है। और ये झाड़ियां होती हैं, ये कैसी झाड़ियां हैं? तो उष्णकटिबंधीय झाड़ियां हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सवाना बोलते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा नाम, जो कैंपोज कटिंगस झाड़ियां हैं वो कैसी झाड़ियां हैं? सवाना झाड़ियां हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पर्वत पठार, कुछ पठार और हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे बोलीविया के ऊपर यहां पर एक पठार है, इसका नाम है माटो ग्रासो का पठार। इसका नाम क्या है? देखिए मैं दूसरे फिगर में लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, एक मिनट, फिगर में बना ही देता हूं। ये ठीक है, यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक पठार है, इसका नाम है माटो ग्रासो का पठार। माटो ग्रासो का पठार। ये जो माटो ग्रासो का पठार है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। और यहां पर एक खान है जहां से इसका उत्खनन किया जाता है। इस खान का नाम है आरो प्रेटो। यहां पर एक खान है, ठीक है, इसका नाम है आरो प्रेटो। आरो प्रेटो, यहां से मैग्नीज का उत्खनन भी किया जाता है। इसके बाद यहां नीचे आने पर पराग्वे, बोलीविया, यहां पर सीमा पर एक पठार और है। इस पठार का नाम है ग्रान चाको पठार। ग्रान चाको का पठार। ठीक है, और इस ग्रान चाको के पठार को क्या बोलते हैं? इसे शिकारी भूमि के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इसे क्या बोलते हैं? इसे शिकारी भूमि के नाम से जानते हैं, हंटर लैंड, शिकारी भूमि। ठीक है, या हंटर लैंड। ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं? यहां पर आप नीचे देखेंगे ये जो क्षेत्र है ये पूरा आपका स्टेपी का क्षेत्र है। और स्टेपी जो क्षेत्र होता है, घास के मैदान होते हैं, इन्हें हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। अब पंपास घास के मैदान है, तो यहां पर ढेर सारे पशु यहां पर निवास करेंगे, यहां पर चरेंगे। अब यहां पशु होंगे तो शिकारी जो जीव होते हैं तो वो क्या करेंगे? उन पशुओं का शिकार करने यहां पर आएंगे। तो यहां पर लोग जो होते थे वो स्नाइपर गन के साथ बैठे रहते हैं और इसी पहाड़ से क्या करते हैं? उन शिकारी पशुओं का शिकार करते हैं। जिस वजह से इसे क्या बोलते हैं? जिसे शिकारी भूमि नाम दिया गया, हंटर लैंड।
ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है सभी को? एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, यहां पर एक ट्रायंगल है, यहां पर यहां पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। इसका नाम क्या है? लिथियम त्रिकोण। लिथियम त्रिकोण। विश्व में जितना भी लिथियम पाया जाता है उसका 50% उसका 50% लिथियम कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इसी हिस्से में पाया जाता है। इसका जो विस्तार है, लिथियम त्रिकोण का जो विस्तार है, ये कहां पर है? तो बोलीविया में है, अर्जेंटीना में है और चिली में है। 3 देशों में इसका विस्तार है। और आप समझ सकते हैं लिथियम आने वाले समय में जहां हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो वहां पर सोलर एनर्जी को हम लोग स्टोर किसमें रखेंगे? बैटरी में स्टोर रखेंगे। और सारी बैटरियां जो सबसे अच्छी बैटरियां होती हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? लिथियम का उपयोग किया जाता है। तो भारत के दृष्टिकोण से ये जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये क्वेश्चन कहीं बना नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, ये आने वाले समय में ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि लिथियम ट्रायंगल कहां पाया जाता है? तो आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। किन देशों में पाया जाता है? तो यहां पर बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में, इनमें यहां पाया जाता है। क्लियर है सभी को? यहां पर हम लोगों ने सभी पर्वत पठारों को देख लिए हैं। यहां पर एक पठार और है, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये है यहां पर, ठीक है, ये यहां पर एक पठार है जिसका नाम है गुयाना उच्च भूमि। इसका नाम है गुयाना उच्च भूमि, इसका नाम है। और इसका विस्तार कहां पर है? तो ब्राजील में है, वेनेजुएला में गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, इसमें इसका विस्तार है। यहाँ पर कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों को हम लोग बाद में नदियों वाले सेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नदियों पर ही होगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।